हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस ITI स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है आपके जो एग्ज़ाम है वह CBT एग्ज़ाम 19 मार्च से स्टार्ट है। और जो एग्ज़ाम है वह आपका ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसके अतिरिक्त एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, एक ही कंबाइन पेपर में सारे एग्ज़ाम होंगे। उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे ट्रेड थ्योरी के। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वह ट्रेड थ्योरी को लेकर बना रहा हूँ और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाइज रूप में मैं आपको कराऊंगा। फॉर्म टाइप यंत्र का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? फॉर्म अर्थात फॉर्म का मतलब होता है झाग। तो जो झाग वाले अग्निशमन यंत्र होते हैं उनका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हम उसका प्रयोग करते हैं पेट्रोल से लगी हुई आग को बुझाने में। कहाँ करते हैं? पेट्रोल से लगी हुई आग को बुझाने में फॉर्म टाइप अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है वहाँ गलत दिया गया है। पहले इसमें जो PDF है इसमें गलत दिया गया है, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से आप सही कर लीजिएगा कि फॉर्म टाइप अग्निशमन यंत्र जो होते हैं उनका प्रयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में नहीं, हम पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में करते हैं। किसमें? पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में करते हैं। ये सही कर लीजिएगा आप। इसका आंसर है पेट्रोल से लगी आग। फॉर्म टाइप अग्निशमन यंत्र जो होते हैं हम उनका प्रयोग कहाँ करते हैं? पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा प्रश्न है, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है? फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक उपचार पेटी। इसमें कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो पेनिसिलिन, सोफ्रामाइसिन, बीटाडीन या बोरोलिन। तो इसमें रखी जाती है बीटाडीन। मैं थोड़ा तेज़ कराऊंगा इसको। बीटाडीन ट्यूब इसमें रखी जाती है। लकड़ी या जूट से लगी आग के बाद कौन सी श्रेणी के प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए? मतलब लकड़ी या जूट अर्थात ठोस पदार्थों में यदि आग लग जाए तो कौन सी श्रेणी का प्राथमिक उपचार देना चाहिए? तो हम वहाँ पर देंगे श्रेणी A का प्राथमिक उपचार। PDF में जो भी आंसर गलत होंगे मैं उनको सही बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री बताइए। जो अगर हमारे कहीं भी वर्कशॉप में या कहीं भी काम करते समय कोई चोट लग जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सामग्री प्रयुक्त करते हैं। उस सामग्री में बताइए क्या क्या? डिटॉल, वर्नॉल और टिंचर आयोडीन, इन सभी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक क्या होता है? यदि कोई लैंप है और वह दीवार पर लगा है तो उसका प्रतीक क्या होता है? तो उसका है आंसर बी। ये दीवार पे लगा प्रतीक है। और यदि छत पे लगा प्रतीक पूछा जाए तब ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडा एसिड अग्निशमन यंत्रों की आकृति कैसी होती है? जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, सोडा एसिड अग्निशमन यंत्रों की आकृति कैसी होती है? तो शंकु आकार आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? शंकु आकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का स्टैंडर्ड संगठन कौन सा है? भारत का स्टैंडर्ड संगठन कौन सा है? तो आपने कई बार सुना होगा BIS। कौन सा है? BIS। इसका पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक कोर का BIS प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह है ये, ध्यान रखिएगा, प्रतीक चिन्ह भी आपके एग्जाम में आते हैं। गोस्ट किस देश का स्टैंडर्ड संगठन है? गोस्ट किस देश का है? तो गोस्ट है रूस का। किस देश का है? रूस का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली में या बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए क्या डालना चाहिए? मोबिल ऑयल, रेत, तेल या पानी? बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कभी भी पानी का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए। मोबिल ऑयल का भी प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही तेल का प्रयोग करेंगे। तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम रेत का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रेत। अगला प्रश्न है, विद्युत झटके के खतरे का चिन्ह कौन सा होता है? विद्युत झटके के खतरे का चिन्ह कौन सा होता है? ये 4 चिन्ह दिए गए हैं, इनमें D जो ऑप्शन है वह विद्युत झटके से खतरे का चिन्ह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अग्निशमन यंत्रों में प्रयुक्त अग्निशमन यंत्र जो होते हैं उनमें प्रयुक्त नहीं किया जा सकने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिनॉल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, फिनॉल। फिनॉल का प्रयोग हम अग्निशमन यंत्रों में नहीं करते हैं। बाकी सभी का प्रयोग हम अग्निशमन यंत्रों में करते हैं, जबकि फिनॉल का प्रयोग नहीं करते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सायरन का प्रतीक कौन सा है? सायरन जो होता है उसका प्रतीक होता है ये, जबकि ये लैंप का प्रतीक होता है, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृत्रिम श्वसन यंत्र में प्रयुक्त किए जाने वाला बाल्ब नहीं है, तो इसमें हम इंटरकनेक्ट वाल्व का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? इंटरकनेक्ट वाल्व। अगला प्रश्न है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को किस नाम से या किस काम में लिया जाता है? तो इसका प्रयोग करते हैं हम बिजली से लगी हुई आग को बुझाने में। किस में करते हैं? हम बिजली से लगी हुई आग को बुझाने में CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। सिंगल वे स्विच का प्रयोग
या सिंगल वे स्विच इनमें से कौन सा है? देखिएगा, इनमें से सिंगल वे स्विच है ये, जहाँ एक लाइन बनी है और एक ही रास्ता है। सिंगल का अर्थात होता है, सिंगल का मतलब होता है एक, और वे मानी रास्ता, जहाँ एक रास्ता हो विद्युत को जाने के लिए उसको बोलते हैं सिंगल वे स्विच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिजली के पैनल पर खतरे का जो चिन्ह होता है वह कौन सा होता है? आपने सभी ने बहुत गौर से देखा होगा बचपन से, और अभी देख रहे होंगे। ये जो चिन्ह होता है ये होता है बिजली के पैनल पर खतरे का चिन्ह। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया चिन्ह किसे दर्शाता है? तो यह चिन्ह दर्शाता है प्रवेश निषेध, अर्थात प्रवेश मतलब हमें कहीं जाना है और वहाँ जाने से मना किया गया है, इसीलिए ये जो चिन्ह है ये करता है प्रवेश के लिए निषेध। अगला प्रश्न है, निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर कैसे रंग का होता है? जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं उनका आकार तथा बॉर्डर कैसा होता है? आकार होता है उनका गोलाकार, गोलाकार आकार होता है, और इसके अतिरिक्त उनका जो रंग होता है वह होता है लाल। निम्नलिखित में से एसआई प्रणाली का व्युत्पन्न इकाई कौन सी है? व्युत्पन्न इकाई अर्थात जो मूल मात्रकों में से उत्पन्न की जाती है। मूल मात्रक कितने होते हैं? अगर मूल मात्रक की संख्या पूछी जाए आपसे तो ध्यान रखिएगा, मूल मात्रक होते हैं 7, और मूल मात्रकों से जो और इकाई ड्राइव की जाती हैं उनको बोलते हैं व्युत्पन्न इकाई। तो इनमें से पावर जो है वह है व्युत्पन्न इकाई। अगला प्रश्न है, चोक का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? चोक का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? इनमें से चोक का प्रतीक चिन्ह है ये। इसको अगर इस प्रकार से बनाया जाए तो और ज़्यादा बेटर होगा। इसको अगर इस प्रकार से बनाया जाए तो और अच्छा होगा, इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एसआई प्रणाली की प्राथमिक इकाई नहीं होती है? प्राथमिक इकाई, एसआई इकाई में प्राथमिक इकाई क्या नहीं है? बल नहीं है। देखिए, वजन अर्थात मास, जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं, लंबाई और समय, ये प्राथमिक इकाई हैं। जो मैंने आपको 7 बेसिक इकाई बताई हैं, अगर आपने फिजिक्स से इंटर किया है या हाई स्कूल में भी फिजिक्स पढ़ी है तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, अग्निशमन यंत्र द्वारा अग्नि क्षेत्र में किस गैस की मात्रा को कम किया जाता है? तो हम अग्निशमन यंत्र द्वारा विद्युत से लगने वाली आग अथवा और कोई आग को बुझाने के लिए ऑक्सीजन गैस की सप्लाई को बंद करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धूम्रपान निषेध, धूम्रपान अर्थात धूम्रपान निषेध का जो चिन्ह है इनमें से कौन सा है? तो ये देखिए कि ये है आग पर पानी नहीं डालना है, ये है कि रोड क्रॉस नहीं करना है, और ये जो चिन्ह है यह जो चिन्ह है वह दिया गया है धूम्रपान निषेध का। ये कौन सा चिन्ह दिया गया है? ये चिन्ह है धूम्रपान निषेध का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया चिन्ह किसको दर्शाता है? नीचे दिया गया चिन्ह दर्शाता है टेढ़े मेढ़े रास्ते को। देखिए, ये जो चिन्ह है ये खुद टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए ये टेढ़े मेढ़े रास्ते को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्न में से सूचनात्मक चिन्ह कौन सा होगा? सूचनात्मक चिन्ह कौन सा होगा? ये सभी सूचना दे रहे हैं, इसीलिए ये सभी चिन्ह सूचनात्मक चिन्ह होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली के तारों में स्पार्किंग द्वारा लगी हुई आग को बुझाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? तो सीटीसी टाइप के जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उनका प्रयोग हम विद्युत से लगने वाली आग को बुझाने के लिए करते हैं। सीटीसी का पूर्ण रूप यदि आपसे पूछा जाए तो उसका पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एलपीजी गैस से लगे हुए आग को बुझाने के लिए हम किस अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करते हैं? एक मिनट। तो हम करते हैं वहाँ शुष्क पाउडर अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शुष्क पाउडर अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत घंटी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो ये है विद्युत घंटी, और जबकि ये किसका है? ये है बर्जर का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी स्थान पर लकड़ी, गत्ते, कपड़े से लगी आग हो तो कौन सा अग्निशमन यंत्र प्रयोग में लेते हैं? यदि लकड़ी, गत्ते आदि से लगी हुई आग है तो हम कौन सा अग्निशमन यंत्र प्रयोग में लेते हैं? तो इसके लिए लेते हैं हम सोडा एसिड टाइप अग्निशमन यंत्र। अगला प्रश्न है, बीआईएस का पूरा नाम क्या है? बीआईएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें लेजर बीम की चेतावनी का कौन सा चिन्ह दर्शाता है? तो इनमें से कोई भी चिन्ह नहीं, इनमें से कोई भी चिन्ह ऐसा नहीं है जो लेजर बीम की चेतावनी दर्शाए। अगर ऐसे करके चिन्ह होगा और इस प्रकार से सूरज की तरह से बन रहा होगा तो ये दर्शाता है लेजर बीम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंगल लाइन पेंडेंट का प्रतीक चिन्ह बताइए। सिंगल लाइन पेंडेंट का जो चिन्ह होता है उस पर पी बना हुआ होता है बस। लैंप का प्रतीक चिन्ह, ये सभी लैंप के प्रतीक चिन्ह हैं, ये भी और ये भी, ये सभी लैंप के प्रतीक चिन्ह हैं। अगला प्रश्न है, पुल स्विच का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? पुल अर्थात पुल मानी होता है खींचना, और स्विच मानी एक दिशीय युक्ति होती है स्विच। तो यहाँ पर पूछा गया है पुल स्विच का जो प्रतीक चिन्ह है वह कौन सा है? यह है पुल स्विच का प्रतीक चिन्ह।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 6 एम्पियर के 2 पिन वाले स्विच, 6 एम्पियर के जो 2 पिन वाले स्विच होते हैं वो कुछ इस आकृति के होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, फोटो डायोड का प्रतीक चिन्ह बताइए। फोटो डायोड का प्रतीक चिन्ह बताइए। देखिए, फोटो डायोड का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह होता है ये, मतलब यदि हम इस पर प्रकाश डालें तो ये विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, पोल चेंजिंग स्टार्टर का प्रयोग, जो प्रतीक चिन्ह है इनमें से कौन सा है? पोल चेंजिंग स्टार्टर का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो ये है पोल चेंजिंग स्टार्टर का प्रतीक। अगला प्रश्न है, इंटरमीडिएट स्विच का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? इंटरमीडिएट स्विच का प्रतीक चिन्ह है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ए और डी दोनों हैं, ए और डी दोनों हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आ गए हैं। सामान्य हाथ औजार, मतलब जो विद्युतकार ज़्यादातर जिन औजारों का प्रयोग करते हैं उस चैप्टर की ओर आ गए हैं। और कितने मिनट लगे हैं? 10 मिनट। 10 मिनट में हमने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है। यदि आप ध्यान से देखते हैं वीडियो को तो काफ़ी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और इसी वीडियो से मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, जिसको हम साधारण भाषा में पेचकस कहते हैं, हमको पेचकस नहीं कहना है क्योंकि हम इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, इसीलिए अब हम पेचकस को पेचकस ना कहकर स्क्रू ड्राइवर कहेंगे। स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है? देखिए, लकड़ी, सोलेनाइड, प्लास्टिक, इन सभी का बना हुआ होता है। अर्थात जो स्क्रू ड्राइवर का हैंडल होता है वह हम कहें तो इंसुलेटेड पदार्थ का बना हुआ होना चाहिए। अगला है फार्मर चीजल। फार्मर चीजल जो बनी होती है उसका दूसरा नाम क्या है? तो फार्मर चीजल को हम चौरसी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर फिटिंग अलाइनमेंट में कौन सा औजार काम में लिया जाता है? मोटर फिटिंग अलाइनमेंट में कौन सा औजार काम में लिया जाता है? पुली पुलर, रेती, वायर स्टीपर या फेज। इन 4 ऑप्शन में से देखिए, रेती का प्रयोग जो है हम मोटर फिटिंग में करते हैं। अगला प्रश्न है, छेनी के आगे का सिरा खराब होने पर क्या करना चाहिए? छेनी का आगे का सिरा अगर खराब हो जाए तो हम टेम्परिंग करते हैं। ये कुछ इस आकार की छेनी होती है जो बचपन में आपने देखी होगी, यहाँ पर नुकीली होती है। यदि इसका सिरा कमज़ोर हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं? दोबारा से टेम्परिंग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सेंटर पंच। सेंटर पंच का निर्माण किस धातु से किया जाता है? सेंटर पंच का निर्माण जो हम करते हैं वह स्टील से करते हैं। सेंटर पंच का निर्माण हम स्टील से करते हैं। अगला प्रश्न है, ये कॉम्बिनेशन प्लायर का आरेख दिखाया गया है। इनमें से कॉम्बिनेशन प्लायर कौन सा है? तो सभी जानते हैं जो हम घरों में यूज करते हैं वह कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये लॉन्ग नोज प्लायर है, जो तीसरा वाला है ये लॉन्ग नोज प्लायर है, ये वायर स्टीपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विलो लैंप निम्नलिखित में से किस प्रकार की धातु का बना होता है? एक लैंप होता है विलो लैंप, निम्नलिखित में से किस प्रकार की धातु का बना होता है? तो ये तांबे का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है, बेल्ट कसने के लिए किस टूल को काम में लिया जाता है? बेल्ट कसने के लिए हम एडजस्टेबल रिंच तथा स्पेनर सेट दोनों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड किसका बना होता है? तो हेक्सा ब्लेड, हेक्सा जिसको हम आरी कहते हैं अपनी साधारण भाषा में, आरी, इसका जो ब्लेड होता है वह किसका बना होता है? ये बना होता है उच्च कार्बन इस्पात का। किसका बना होता है? उच्च कार्बन इस्पात का। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थिंग गेज के तारों को काटने में कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है? अर्थिंग गेज के जो तार होते हैं उनको काटने के लिए हम नोज प्लायर का भी प्रयोग करते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर का भी करते हैं, लेकिन यदि हमारे पास नोज प्लायर नहीं है तब हम कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन में यदि नोज प्लायर नहीं दिया जाए तब कॉम्बिनेशन प्लायर लगाएंगे। यदि नोज प्लायर और कॉम्बिनेशन प्लायर दोनों दिए हैं तो हम नोज प्लायर ही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पत्थर की दीवार में छेद करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पत्थर की दीवार में यदि छेद करना है तो रावल प्लग का यूज करते हैं। जो रावल प्लग है यहाँ पर इसका सही नाम होता है रावल प्लग। और यदि लकड़ी की किसी धातु में छेद करना है, हमें लकड़ी का कोई बोर्ड है या किसी में छेद करना है तो उसको हम पोकर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? पोकर का। अगला प्रश्न है, बॉल पेन हैमर बताइए। देखिए, इनमें से कौन सा है जो बॉल पेन हैमर है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये वाला जो हैमर है ज़्यादातर हम घरों में यूज़ करते हैं। ये पेन जो हैमर है वह बॉल पेन हैमर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? वायर गेज में खांचे किस नाप प्रणाली से काटे जाते हैं? तो वायर गेज में जो हम खांचे नापते हैं वे नापते हैं SWG से, जिसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का पूरा नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला प्रश्न देखते हैं, तारों से इंसुलेशन हटाने के लिए किस प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता है? तारों से इंसुलेटर हटाने के लिए हम इलेक्ट्रिशियन नाइफ अर्थात इलेक्ट्रिशियन चाकू का प्रयोग करते हैं। किसी जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसी जॉब को मजबूती से, जॉब अर्थात होता है कि जो आपको मोटर का कोई भी पार्ट, स्टार्टर का कोई भी पार्ट या कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट दे दिया जाए और उसको अगर आपको मजबूती से पकड़ना है तो आप बाइस का प्रयोग करेंगे। किसका? बाइस का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, मैलेट किसका बना होता है? मैलेट बना होता है लकड़ी का। मैलेट क्या होता है? मैले के हथौड़ा होता है, जो आपने फिल्म देखी होंगी उनमें जो जज साहब लेकर बैठे होते हैं ऑर्डर करने के लिए, उसको बोलते हैं हम मैलेट। अगला प्रश्न है,
लोहे के चादर पत्ती को सीधा करने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के जो चादर होती हैं उनको सबको सीधा करने के लिए हम क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोल प्लग टूल कौन सा है, पहचानिए। तो ये जो है ये दिया गया है रोल प्लग टूल, ये जो है ये है रोल प्लग टूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोल्ड चीजल के निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? कोल्ड चीजल के निर्माण में हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, वुड सॉ के 25 mm के दांतों में, वुड सॉ के 25 mm के क्षेत्रफल में कितने दांतों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 6 से 8। ये क्वेश्चन आपको याद ही करने होंगे। अगला प्रश्न है, टैंडन सॉ के 25 mm के ब्लेड की चौड़ाई का मान कितना होगा? तो इसका मान होगा 100 mm। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैलेट का आरेख बताइए। देखिए इनमें से मैलेट कौन सा है? तो ये है मैलेट, जो जज साहब यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मैलेट, और यही हथौड़ा होता है जो जज साहब यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, बैटन केसिंग कैपिंग के अंदर लकड़ी को घिसने के लिए फाइल का जो हम काम में लेते हैं वह फाइल कौन सी होती है? तो लकड़ी की फाइल के लिए हम वुड रस्ट फाइल का यूज़ करते हैं। कौन सी फाइल का यूज़ करते हैं? वुड रस्ट फाइल। फाइल वो नहीं है जिसमें आप कागज़ रखते हैं, फाइल अर्थात रेती, फाइल अर्थात रेती। अगला प्रश्न देखते हैं, लकड़ी में छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयुक्त करते हैं? लकड़ी में छेद करने के लिए हम किस किस का प्रयोग करते हैं? तो औंगर और जिमलेट दोनों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, हेक्सा फ्रेम ब्लेड के 25 mm क्षेत्र में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 25 से 30 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बायर स्टीपर बताइए। बायर स्टीपर निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए इनमें से जो बायर स्टीपर का चिन्ह है वह है ऑप्शन नंबर ए, ये बायर को कहीं से खींचने वाले को हम बोलते हैं बायर स्टीपर। अगला है, एल्युमिनियम के तारों के सिरों पर थिम्बल लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्रिम्पिंग टूल। अगला प्रश्न है, हैमर को काम में लेते समय कौन सी पद्धति बरतनी चाहिए? हैमर को काम में लेते समय हैमर को आखिरी चोर को हाथ में पकड़ेंगे। हैमर अर्थात हथौड़े को काम में, ये कोई हथौड़ा है, हथौड़े को काम में लेते समय हमें क्या करना चाहिए? हथौड़े को अंत में पकड़ना चाहिए, मतलब आखिरी छोर पर। ये नहीं यहाँ पकड़ोगे तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम हथौड़े को काम में लेते समय हथौड़े को उसके पीछे अर्थात सबसे पीछे पकड़ेंगे, ठीक है, अंतिम छोर को उसके। तारों के मुंह को मोड़ने के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है? तो तारों के मुंह को मोड़ने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, पेचकस का प्रयोग करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? पेचकस का प्रयोग करते समय हमें इन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए इसे चौरसी के स्थान पर यूज नहीं करेंगे, पेचकस के अनुसार पेचकस का चयन करें, पेचकस के हैंडल हत्थे पर हैमर का प्रयोग कभी नहीं करें। इन सभी सावधानियों को हम यूज करेंगे, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सपाट ठंडी छेनी निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जो ठंडी छेनी होती है वह कार्य वस्तु के कोनों को वर्गाकार बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, फेस टेस्ट का प्रयोग लेते समय कौन सी सावधानी रखना चाहिए? फेस टेस्टर का प्रयोग करते समय हम क्या सावधानी रखेंगे? ये जो सारी सावधानियां दी गई हैं ये सभी सावधानी रखेंगे। चेक करते समय धातु की क्लिप पर उंगली रखेंगे और अर्थ के संपर्क में रहेंगे। 500 वोल्ट से अधिक की रेंज पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इंसुलेशन भी इससे चेक करेंगे, ठीक है। अगला है, निम्न में से इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए कौन सी सावधानी रखेंगे? उसे समय समय पर तेल लगाएंगे, हाँ जी। हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, कभी प्लास को हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है प्लास इन द सेंस कॉम्बिनेशन प्लायर, लेकिन आप भूल जाइएगा कि अब आप कहीं भी कॉम्बिनेशन प्लायर को प्लास कहेंगे, आपको कॉम्बिनेशन प्लायर ही कहना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हैंडल मशीन के लिए कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? धातु की चादर में छेद करने से पहले सेंटर पंच का प्रयोग करें, हाँ। ड्रिल बिट के जौ है मुंह में अच्छी तरह से फंसाएं, हाँ ये भी करेंगे। मशीन को चलाते समय हैंडल को सीधा दबाएंगे, ये भी करना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला जो चैप्टर है वह है विद्युत, मतलब प्रारंभिक विद्युत। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको 2 चैप्टर करा दिए हैं। इसके जो भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर मैं वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम तक करा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। यानी सब कुछ उसकी आंखों में ही बंद है, चाकू भी है और छुरी भी है। यानी आंखें कभी चाकू कभी छुरी का काम करती हैं कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब,
चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब, जब से वो मुझसे रूठी, जब से वो मुझसे रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। इसका मतलब जब से वो रूठी सब कुछ फीका फीका सा हो गया है, मार्कर भी रूठ गया है, बोर्ड भी रूठ गया है, कैमरा और टीवी स्क्रीन भी रूठ गई है। जहाँ पे आपका कमेंट पढ़ता हूँ मैं कि उसकी कत्थई